हाँ दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिंह आज आप सबके बीच लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी लेकर आया हूँ। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए और कहीं ना कहीं अपना फीडबैक भी दीजिए कमेंट के माध्यम से और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। लेव वाइगोत्स्की की चर्चा करेंगे। लेव वाइगोत्स्की जो थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी का नाम था सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक, अगर लेव वाइगोत्स्की की बात की जाए तो ये भी एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते थे। जैसे पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, उसी तरह जो लेव वाइगोत्स्की थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। जो पियाजे थे, पियाजे ये कहते थे कि पहले पहले जो होती है, पहले बच्चों का विकास होता है, मतलब पहले डेवलपमेंट होती है, उसके बाद क्या होती है, लर्निंग होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये था कि पहले बच्चों के अंदर थॉट आता है, तब बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, मतलब पहले विचार आएगा तब भाषा। लेकिन वाइगोत्स्की जी ने ये कहा था कि पहले बच्चे लर्निंग करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट होगी। मतलब अगर देखा जाए तो पहले भाषा सीखेंगे, भाषा के बाद क्या होगी, भाषा के बाद ही पहले बच्चे भाषा सीखेंगे और भाषा के बाद क्या होगा, बच्चों के मन में विचार आना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये जो सिद्धांत है ये भी थ्योरी एक प्रकार की कॉग्निटिव थ्योरी मानी जाती है। ठीक, इस थ्योरी में देख रहे होंगे दो नाम आपको दिख रहे होंगे, एक सोशियो दूसरा कल्चरल, मतलब एक सोशल और दूसरा कल्चर। इसी सोशल और कल्चर से ही, मतलब समाज में बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, उसी अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों का डेवलपमेंट होता है। मेंटल डेवलपमेंट का या किसी तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो यहीं से शुरू होता है। इस समय इन्होंने इस समय इन्होंने अगर सोशल और कल्चर को समझा जाए तो देखिए दो ही शब्द हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है, किसी सोसाइटी में सोसाइटी है और दो सोसाइटी ले लीजिए, दोनों सोसाइटी अलग अलग तरीके की है। ठीक है, दोनों एक बहुत हाई फाई सोसाइटी है और एक बहुत लो क्वालिटी की सोसाइटी है। मतलब दो बच्चे हैं, एक हाई फाई सोसाइटी में रहने वाला बच्चा, मतलब जिसके जो परिवार है, मतलब अच्छे संपन्न घर से आ रहा हो, ठीक है, उसको हर सुख सुविधा के साधन मिल जा रहे हैं आसानी से। और दूसरा बच्चा है, मान लीजिए खाना बदोश टाइप का, जो सड़क पर बच्चे घूमते हैं, अपनी जीविका खुद चलाते हैं, वो बच्चा है। ठीक, तो इन दोनों का जो कल्चर है, इन दोनों का कल्चर इनके विकास को प्रभावित करेगा। जिस तरीके की सुविधाएं इन दोनों बच्चों को मिलेगी, उसी तरीके से इन दोनों बच्चों का क्या होगा, विकास होगा। तो इसी आधार पर वाइगोत्स्की जी ने ये कहा था कि जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, या जो बच्चों का विकास होता है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें समाज का और संस्कृति का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो दो शब्द तो आपको यहीं से देखने को मिल गए। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो होता है लैंग्वेज। तीसरा एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, लैंग्वेज को इन्होंने एज ए टूल माना है, एक साधन या एक कहें तो उपकरण माना है लैंग्वेज को। अब देखिए लैंग्वेज की क्या विशेषता है और लैंग्वेज कैसे महत्वपूर्ण है, तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने लैंग्वेज को तीन भागों में बांटा है। एक सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच और तीसरा साइलेंट इनर स्पीच। अगर सोशल स्पीच की बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक वाच्य। सामाजिक वाच्य, इसे प्राइवेट स्पीच को हम लोग कहेंगे निजी वाच्य, और इसे कहेंगे आंतरिक वाच्य। ठीक है, आंतरिक वाच्य। ठीक है, आंतरिक वाच्य। अब देखिए इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहले हम सोशल स्पीच की चर्चा करेंगे। अगर सोशल स्पीच की चर्चा करें तो सोशल स्पीच 2 साल के बच्चों में ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब बच्चा 2 साल का होता है, जब बच्चा 2 साल का होता है तो बच्चा बोलना सीख जाता है। लगभग मान लीजिए 2 साल का बच्चा कुछ ना कुछ सीख जाता है। जब सीख जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है, मतलब अपने बड़ों से कुछ भी टूटे फूटे शब्दों में बात करना शुरू कर देगा। तो वही चीज़ें क्या कहलाती है, सोशल स्पीच कहलाती है। दूसरी बात करेंगे प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को हम लोग कहते हैं निजी वाच्य। अब देखिए प्राइवेट स्पीच क्या होती है, मतलब यहाँ जो बच्चा होता है खुद को ही गाइडेंस करता है या खुद को ही गाइड करता है। खुद को गाइड करने के लिए खुद से, यहाँ बच्चा स्वयं से बात करता है। ठीक है, खुद से बात करता है गाइड करने के लिए। लेकिन जो वो खुद से बात करता है वो बात वो बोल बोल कर करता है। ठीक, जैसे देखते होंगे कि और ये चीज़ें जो शुरू होती है 3 साल के बाद, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। जब 3 साल का कोई भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा किसी को भी ले लीजिए, किसी भी बच्चे को, तो वो मान लीजिए कोई खेल खेल रहे होते हैं, कोई भी
मान लीजिए चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं और 2-4 तो बच्चों के पास गुड़िया है, ठीक है, तो वो किसी खिलौने को चोर बना देते हैं, किसी को पुलिस, फिर चोर को यहाँ रखते हैं, फिर पुलिस को यहाँ रखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये यहाँ रहेगा, ये सही नहीं है, ये यहाँ रहेगा। तो यही चीज कहलाती है प्राइवेट स्पीच। और ये चीजें कहीं ना कहीं हम और आप भी किए होंगे बचपन में, ठीक। यहाँ बच्चे खुद से बात करके अपने आप को क्या करते हैं, गाइडेंस करते हैं। वही इस चीज को पियाजे ने भी इसकी चर्चा की थी। पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कहा था। पियाजे की बात की जाए तो पियाजे ने इसी चीज को ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कहा था, ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कहा था। और ये जो चीजें होती है तो ये बच्चे को घमंडी बनाती है, या सिंपल वे में कहें तो ये सेल्फ सेंटर्ड होती है। बच्चे इस चीज को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इस चीज को पियाजे ने कहा था कि ये जो चीज है किसी काम की नहीं है। लेकिन जो वाइगोत्स्की जी थे, वाइगोत्स्की जी ने इस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, या इसके इम्पोर्टेंस को समझा भी है, ठीक। अब हम बात करेंगे, अब आ जाइए हम लोग साइलेंट इनर स्पीच की बात की जाए। अगर साइलेंट इनर स्पीच की बात कहेंगे तो साइलेंट इनर स्पीच पर खुद में अंदर बात हो रही, अब बाहर बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे सिंपल वे में देखा जाए, जो बच्चे होते हैं अब वो अंतर मन में ही बातें करते हैं, वो बाहर बातें नहीं करते हैं। जैसे सिंपल वे में हम लोगों के पास कोई समस्या आ जाती है अभी के समय में, ये चीज़ें 7 साल के बाद बच्चों में शुरू हो जाती है। जब हमारे पास कोई भी समस्या आ जाती है तो हम उस समस्या को बोल बोल कर नहीं, अपने मन में ही सोचते रहते हैं ये चीज़ गलत है, सही है। या कोई किसी के साथ हमारी फाइट हो गई, जब फाइट हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि उसको मारेंगे, या मन मन अंतर मन ही गाली देते हैं। जैसे जैसे सिंपल में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपके मन में एक बात चल रही होगी, ये सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है बंदा, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है साइलेंट इनर स्पीच। और जो ये साइलेंट इनर स्पीच डेवलप होती है, ये प्राइवेट स्पीच के बाद ही साइलेंट इनर स्पीच डेवलप होती है। इसी से ये चीज़ें विकसित होती है, मतलब डेवलप होती हैं। अब देखिए, अगर अब चर्चा की जाए, अब देखिए अगर अब चर्चा करेंगे हम लोग, तो सिंपल वे में इन्होंने, जो वाइगोत्स्की जी थे, वाइगोत्स्की जी ने एज को महत्व नहीं दिया था, एज को एकदम महत्व नहीं दिया था। आप इतने साल के हो तो ये करोगे वो करोगे, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं थी इनकी थ्योरी के अंतर्गत, ठीक है। इसीलिए इनका जो पर्सपेक्टिव था थोड़ा सा डिफरेंट था पियाजे के हिसाब से, ठीक। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 37 ईयर्स में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक। इन्होंने 3 बहुत बड़े कॉन्सेप्ट दिए थे जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहला जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जेडपीडी कहते हैं। दूसरा स्कैप फोल्डिंग, और तीसरा एमकेओ, जिसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अब देखिए ये तीनों चीज़ें क्या होती, देखिए अब चर्चा करेंगे जेडपीडी। जेडपीडी क्या होती है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब समीपस्थ मतलब संभावना। देखिए मान लीजिए एक ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये जेडपीडी, ठीक, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब हमारी संभावना है, ये संभावना है कि हम ये कर सकते हैं, अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। तो जेडपीडी को अगर एक शब्दों में कहा जाए तो एक शब्दों में इसे जोन, एरिया या गैप कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरीके का गैप होता है, तो देखिए गैप क्या होता है। मान लीजिए हमारी एक्चुअल डेवलपमेंट, या हमारी एक्चुअल जो क्षमता है, एक्चुअल डेवलपमेंट ये करने की है, अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो हेल्प मिलने के बाद हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे सिंपल वे में, मतलब अभी वर्तमान की क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी एक्चुअल क्षमता है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर चाहिए। अभी हमारी वर्तमान की जो क्षमता है, वर्तमान में हम 70-75 नंबर ला रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर किसी की हेल्प मिल जाए, ठीक है, तो हेल्प मिल जाए तो हमारी जो पोटेंशियल क्षमता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट का एरिया है, तो वो 90 नंबर। तो किसी की जब हेल्प मिल जाएगी तो हम किसी की हेल्प के बाद इस 90 नंबर तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का जो भी गैप होता है वो गैप क्या कहलाता है, वही गैप कहलाता है जेडपीडी, ठीक। अब देखिए, और उसके बाद जो ये हेल्प है, जो मदद कर रहा है, जो भी बंदा मदद करेगा, ठीक है, यहाँ मदद मान लीजिए हम बुक की भी ले सकते हैं, यहाँ हम मदद अपने टीचरों की ले सकते हैं, यहाँ मदद हम अपने गार्जियन की, पेरेंट्स की लेते हैं, यहाँ अपने फ्रेंड्स की भी मदद लेते हैं, ठीक। तो ये जो मदद करने वाले हैं, इन्हीं मदद करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं मदद करने वालों को हम लोग कहते हैं स्कैप होल्डिंग कहते हैं, स्कैप होल्डिंग कहते हैं। अर्थात ये चीज होती है अस्थायी सहयोग।
मतलब सिंपल वे में हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर इन लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माता पिता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। तो जो ये स्कैप फोल्डिंग होती है इसे हम एक शब्दों में टेम्पोररी हेल्प कहते हैं, या कहें हिंदी में तो अस्थायी सहयोग भी होता है। अस्थायी सहयोग भी होता है कुछ समय के लिए। जैसे सिंपल वे में आप सभी साइकिल चलाना जानते होंगे, ठीक। जब शुरू शुरू में आप सभी साइकिल चलाना सीखे होंगे तो पीछे से कोई बंदा पकड़ा होगा आपको, पीछे से कोई बंदा क्या किया रहता था, पकड़ा रहता था। तो जो पीछे से बंदा पकड़ा रहता था वो हरदम अब उस बंदे की ज़रूरत पड़ती है नहीं, ठीक। तो जो बंदा है जब पकड़ा रहता था तो वो चीज़ें उस टाइम स्कैप फोल्डिंग हुई, ठीक। लेकिन आप साइकिल चलाना सीख सकते थे, पहले सीखे नहीं थे लेकिन सीख सकते थे। मतलब वो संभावना बन रही थी कि आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे, अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो आप वो चीज़ें आसानी से सीख जाएंगे। तो वही चीज़ें क्या कहलाती है, वो चीज़ें कहलाएगी उन दोनों के बीच में। मतलब आपकी अभी वर्तमान की क्षमता है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन किसी की हेल्प मिलेगी तो साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो उन दोनों के बीच का जो भी गैप होगा उसी गैप को हम क्या कहेंगे, उसी गैप को हम कहते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब बात आती है मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, इन दोनों को कुछ लोग एक ही समान समझते हैं लेकिन दोनों में माइनर सा डिफरेंट होता है। जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है ये कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे सिंपल वे में मान लीजिए आप कक्षा कक्ष में कहीं भी पढ़ने जाते होंगे, ठीक है। तो जिस टीचर से आप पढ़ते होंगे तो जो टीचर होता है या जो भी पर्सन होता है वो क्या होता है, MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। या सिंपल वे में आपके घर में भी अपने माता पिता या अपने बड़े भाई या किसी अन्य भी व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे, तो वो सभी लोग मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं। लेकिन जो ये स्कैप फोल्डिंग होता है, स्कैप फोल्डिंग एक प्रोसेस होता है। अगर मोर नॉलेजेबल अदर की बात की जाए कि मोर नॉलेजेबल अदर स्कैप फोल्डिंग भी होता है, तो वो स्कैप फोल्डिंग नहीं होगा, वो स्कैप फोल्ड होगा, ठीक है, वो स्कैप फोल्ड होगा, ठीक। स्कैफोल्ड की बात की जाए तो स्कैफोल्ड जो होगा वो मोर नॉलेजेबल अदर माना जा सकता है। अब देखिए वो प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी तकनीक आ गई या कोई भी ऐसी विधि जो डेवलप हुई जो हमारी मान लीजिए पढ़ने में मदद कर रही है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं या अन्य किसी चैनल के माध्यम से, या मान लीजिए हम दूरदर्शन पे कोई वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं या अन्य कहीं से भी, तो वो सारी चीज़ें स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो ये माइनर सा अंतर था इन दोनों में। अब बात आती है, अगर कोई आपसे पूछे कि इस स्कैप फोल्डिंग के कंसेप्ट को पहले किसने दिया था, तो सबसे पहली बार इस कंसेप्ट को जेरोम ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। और बाद में सबसे ज़्यादा इस पर काम किए थे ये वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की जी। अब धन्यवाद दोस्तों।